नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी की इस सीरीज में हम कक्षा 10 के भूगोल विषय की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 3 कंप्लीट चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। और इस सीरीज में हम अपने इस पुस्तक के चौथे चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 वीडियो हमने अभी कुछ दिन पहले डाला था। आशा करता हूं कि आपने उसे देख लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी उसे पा सकते हैं। तो आज का यह जो हमारा वीडियो होगा वह चैप्टर 4 का जो बचा हुआ हिस्सा है, जिसे हमने पार्ट 1 में कवर नहीं किया था, उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो ये जो हमारा चैप्टर 4 है यह एग्रीकल्चर से संबंधित है, जिसमें हमने कृषि को देखा। इसके अतिरिक्त कृषि के विभिन्न प्रकारों और भारत में की जाने वाली विभिन्न जो कृषि होती हैं, विभिन्न फसलें जो होती हैं, उनके बारे में भी हमने इस चैप्टर में जाना कि उनका जो वितरण क्षेत्र है वह कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तथा उसको प्रभावित करने वाले जो भौगोलिक कारक हैं वे कौन कौन से हैं। तो इसी क्रम में हम अपने भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ रहे थे। इस क्रम में हमने यहाँ तक दालें तक पढ़ लिया था, और पार्ट 2 में हम यहाँ से खाद्यान्न के अलावा कुछ अन्य खाद्य फसलों यहाँ से अपने इस चैप्टर 4 के पार्ट 2 के रूप में शुरुआत करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पैराग्राफ की ओर। तो खाद्यान्नों की जो कुछ फसलें जो हमने पीछे पढ़ी, उसके अतिरिक्त कुछ अन्य खाद्य फसलें भी हैं जिन्हें हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इनमें प्रमुख है गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि यह गर्म प्रदेशों में जो है वह उगाया जाता है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। यानी कि जो ये गन्ना है यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ 27 डिग्री तक मैक्सिमम जो टेम्परेचर हो वह 27 डिग्री और मिनिमम कम से कम 21 डिग्री जो होता है वह मतलब ऑप्टिमम यह है कि जिसके माध्यम से इस भौगोलिक परिस्थिति में गन्ना का जो है वह उत्पादन जो होता है वह आदर्श रूप में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्षा में 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है वह आदर्श मानी जाती है इस फसल के लिए। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि यह एक श्रम गहन खेती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांड सारी और सीरा बनाने के काम में आता है। यानी कि जो गन्ना होता है वह इन्हीं मुख्य खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनके बनाने के काम में आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य है। यह मुख्य रूप से जो काली मिट्टी का जो प्रदेश होता है वहाँ अनुकूलतम रूप से यह फसल उगाई जाती है और इसका उत्पादन भी इन क्षेत्रों में अत्यधिक रहता है। तो हमने भारत में इसका जो वितरण होता है उसको देखा, तथा इस फसल की जो अनुकूलतम भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए उसको भी हमने समझने का प्रयास किया। अब चलते हैं अपने अगले मुख्य फसल की ओर, जिसमें हम कुछ तिलहन फसलों को देखेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तिलहन यानी कि ऐसी फसलें जिससे कि तेल निकाला जा सके। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी और बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। यानी कि ये जो तिलहन फसलें हैं यह भारत में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं, और यह संपूर्ण जो बोया गया क्षेत्र है उसका 12% जो हिस्सा होता है उसमें
तिलहन की खेती की जाती है। इसमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी कि श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार तिलहन के उत्पादन को हमने देखा कि इसका प्रयोग क्या होता है, और यह भी हमने जाना कि विश्व में जो भारत है वह सबसे अग्रणी देश है तिलहन के उत्पादन में। मूंगफली जो है, मूंगफली एक खरीफ की फसल है। मूंगफली एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कब होती है हमने पढ़ा था, जिस वक्त जो बरसात के ऋतु में यह बोई जाती है और जो शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही इसे काट लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश जो है वह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र दूसरे मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें जो होती हैं वह ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं और शीत ऋतु में बोई जाती हैं, और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते होते इन्हें काट लिया जाता है। तो अलसी और सरसों जो होती है वह रबी की फसल होती है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। जो तिल होती है वह उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल। तो यह अपने अपने जो क्षेत्रीय जलवायु में विभिन्नता है, जो विविधता है, उसके कारण जो तिल होता है वह उत्तर भारत में खरीफ की फसल में गिना जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसी फसल को रबी फसल के रूप में बोया जाता है। जो अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। हमने इन सभी जो मुख्य तिलहन फसलें हैं उन्हें अच्छे से देखा और उनके वितरण क्षेत्र को भी देखने का प्रयास किया। अब अगले जो हमारे खाद्य पदार्थ फसल है उसमें मुख्य रूप से चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। यानी कि जो चाय है यह मूल रूप से अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया था। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश जो युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल की निकासी के ढलवा क्षेत्र, हम नोट कीजिएगा, ढलवा क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है। यानी कि जो यह चाय की फसल होती है इसे मुख्य रूप से जो उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां बोया जाता है। इसके अलावा इसका जो क्षेत्र होता है जहां पर इसको रोपित किया जाता है, जहां इसका रोपण किया जाता है, वह भूमि जो होगी वह ढलवा किस्म की भूमि होगी। इस प्रकार से जहां पर जो जल, वर्षा का जल हो वह आराम से जो हो वह निकल जाए, जिसके कारण जल जमाव ना हो सके। तो यह जो चाय की फसल है इसकी यह मुख्य विशेषताएं हैं। चलते हैं आगे। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल में हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यातक देश है। तो यह जो चाय होती है
यह मुख्य रूप से इनकी जो पत्तियां होती है इन्हीं से प्राप्त की जाती हैं, और पत्तियों को अत्यधिक दूर ना ले जाए इसलिए जो इनके जो फर्म होते हैं, उद्योग होते हैं चाय बनाने के लिए, तो इन्हीं पत्तियों को संसाधित करके वहीं जो बागान होते हैं वहीं पर इनका फर्म स्थापित किया जाता है। क्योंकि यदि पत्तियां जो हैं वह दूर स्थापित फर्म के लिए भेजी जाएंगी तो वो जो होंगी वह सूख जाएंगी और उनकी जो ताजगी होगी वह समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इनके जो उद्योग होते हैं, इनकी जो फैक्ट्रियां होती हैं, पत्तियों को संसाधित करके उसे एक चाय के रूप में बनाने के लिए, उपयोग के रूप में बदलने के लिए, तो वह उसी बागान में ही, खेतों में ही स्थापित की जाती हैं। इसी क्रम में हमने कुछ प्रमुख क्षेत्रों को भी देखा जहां मुख्य रूप से चाय की खेती की जाती है, और यह भी जाना कि भारत जो है वह चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसके अतिरिक्त काफ़ी को हम देख लेते हैं। भारत विश्व की लगभग 4% काफ़ी का उत्पादन करता है। भारतीय काफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफ़ी पैदा की जाती है। जो हमारे देश में अरेबिका किस्म होती है यह सर्वाधिक उत्तम किस्म मानी जाती है। काफ़ी के का जो उत्पादन होता है उसमें अरेबिका किस्म सर्वाधिक उत्तम किस्म की काफ़ी होती है जो देश में प्रमुख रूप से पैदा की जाती है। इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं, जो आरंभ में यमन से लाई, यानी कि जो अरेबिका किस्म है वह अमन से लाई गई थी। इस किस्म की काफ़ी विश्व भर में अधिक मांग है, यानी कि यह जो अरेबिका किस्म की काफ़ी है इसकी मांग विश्व भर में सर्वाधिक है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन की पहाड़ी से हुई थी। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। जो बाबा बूदन पहाड़ी है यह कर्नाटक में स्थित है। बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है, और इसकी कृषि जो थी वह जो काफ़ी की वह इन्हीं पहाड़ियों से शुरू की गई थी, और आज भी यह इन्हीं पहाड़ियों के इर्द गिर्द इस कृषि का, इस फसल का फैलाव हो सका है। अब इसके अतिरिक्त हम कुछ बागवानी फसलों को भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत विश्व में सर्वाधिक जो फल और सब्जियों का उत्पादन करने वाला देश है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश, बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व में भर में बहुत ही मांग है। यानी कि इन फसलों की जो कि स्थान के साथ इस पैराग्राफ में दिए गए हैं कि किस किस स्थान की कौन सी विशेषता है, वहाँ की जो बागानी फसल है, तो इन क्षेत्रों में जो ये फसल बोई जाती है बागानी, यह यहाँ की विशेषता है। और यहाँ बोई जाने वाली ये समस्त बागानी फसलें जो होती हैं यह उत्तम क्वालिटी का उत्पादन देती हैं, जिनकी विश्व भर में अत्यधिक मांग होती है। भारत विश्व का लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत का मटर और फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। अब इसके अतिरिक्त खाद्य फसलों को देखने के बाद अब हम कुछ अपनी जो अखाद्य फसलें हैं जिनका औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है उन्हें देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम अखाद्य फसल में हम देखते हैं रबड़। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, यानी कि यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में इसे उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। यानी भूमध्य रेखा से इसका जो विस्तार है वह कुछ क्षेत्र तक विशेष परिस्थितियों में हो सकता है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे 200 सेंटीमीटर से
अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि यह जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है इसके लिए सर्वाधिक जलवायुविक दृष्टि से उत्तम स्थान है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में लगाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत को विश्व में 5वां स्थान प्राप्त है। जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसके उत्पादन में भारत को विश्व का में 5वां स्थान प्राप्त है। रबड़ के बाद हम रेशेदार कुछ फसलों को देखते हैं। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम जो भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार भारत में 4 प्रकार के जो रेशेदार फसलें हैं वह जो प्राप्त की जाती हैं और जो ये रेशम होता है इसे रेशम के कीड़ों के माध्यम से इसे उत्पादित किया जाता है। और जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। अब हम इन रेशेदार फसलों को एक एक करके देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कपास। भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में तृतीय स्थान है। दक्कन पठार में शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 110 दिन पाला रहित और खुली धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि जो ये कपास होती है यह काली मिट्टी का जो दक्कन का क्षेत्र है वहाँ पर अनुकूलतम रूप से उगाई जाती है। इसके लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा की चाहिए और जो मौसम हो वह लगभग 210 दिन तक कड़ी धूप यानी कि खुले आसमान की इसे आवश्यकता होती है और जो कि पाला रहित भी होना चाहिए। यह खरीफ की फसल है। यह जो कपास है यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो इस प्रकार कपास के प्रमुख वितरण क्षेत्र को हमने देखा। अब चलते हैं जूट की ओर। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि जो जूट है जब यह बढ़ता है तो इस समय इसे जो उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इनका प्रयोग बोरियों, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी जो वस्तुएं हैं उनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। यह कुटीर उद्योगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है, जो कि भारत में जो एमएसएमई उद्योग है, इंडस्ट्री है, उनके विकास में काफ़ी योगदान देता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। यानी कि जो आर्टिफिशियल रेशे होते हैं उनकी बढ़ती मांग और उनके सस्ते दामों के कारण इसकी जो मांग है वह लगातार कम हो रही है। इसके अतिरिक्त अब कृषि में हम कुछ सुधारों को तथा कृषि में विकास किन किन माध्यमों से किया जा सकता है या किया गया है उसको देखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से हमारा जो
फसल का पार्ट था वह समाप्त हो जाता है। हमने प्रमुख प्रमुख जो भारत में उगाई जाने वाली फसलें हैं, उनकी जलवायु विशेषताएं तथा उनके वितरण क्षेत्र को अत्यधिक अच्छे तरीके से देख लिया है। अब चलते हैं चैप्टर में आगे। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि सुधार के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है, यानी कि लगातार जैसे भारत में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार होते रहे हैं, जिसमें सिंचाइयों के लिए अत्यधिक उत्तम व्यवस्था की जाने के प्रयास होते रहे हैं, बीजों की उपलब्धता को लेकर प्रयास होते रहे, परंतु अधिकांश जो हिस्सा है वह अब भी खेती के लिए जो है वह मानसून वर्षा पर ही निर्भर होता है। 60% से भी अधिक लोगों की आजीविका प्रदान करने वाली कृषि के कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। यानी कि जो भूमि सुधार है वह स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में अत्यधिक सक्रियता के साथ लागू किए गए हैं, परंतु वर्तमान में कई जो संस्थागत सुधार होने अभी बाकी हैं। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इसके लागू करने में जो ढील की गई, 1960 से 70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति व श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। यानी कि जो ये हरित क्रांति और ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया सरकार द्वारा, इसका जो विस्तार हो पाया वह भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही हो पाया, जिसकी वजह से इसका जो संपूर्ण फायदा मिलना चाहिए देश को वह नहीं मिल सका। इसलिए 1980 तथा 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। यानी कि यह महत्वपूर्ण सुधार जो 1980 और 90 के दशक में प्रारंभ किए गए, क्योंकि इन्हीं सुधारों के माध्यम से किसानों की स्थिति मजबूत हो सकती है, जब उन्हें एक उचित दर पर ऋण मिलेगा, जिससे वह अपने कृषि में नवाचार कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं तथा उत्तम जो तकनीक होती है उसका प्रयोग वह अपनी कृषि में ले आ सकते हैं। तो यह जो सुधार था यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। इसके अतिरिक्त किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो ये जो एक पहल भारत सरकार द्वारा की गई किसानों को उचित दर पर ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है, इसके अलावा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की गई और किसानों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए टेलीविजन, आकाशवाणी इत्यादि के माध्यम से कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य
और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। तो इस प्रकार ये जो सुधार हैं यह कृषि के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। इसके अतिरिक्त भूदान और ग्रामदान जो आंदोलन था विनोबा भावे का, उसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा से भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। सहकारी खेती का मतलब होता है कि कुछ किसान जो अपनी छोटी छोटे भूमि के टुकड़े होते हैं उनको मिलकर एक कर लेते हैं और सम्मिलित रूप से उस पे कार्य करते हैं और फसल का उत्पादन करते हैं, तथा जब फसल उत्पादित हो जाती है तो उस उत्पादन के लाभ को वह उसी अनुपात में जिनका जितना जो कंट्रीब्यूशन होता है उसी अनुपात में आपस में वितरित कर लेते हैं। तो यह एक प्रकार की सहकारी कृषि होती है। अचानक ही रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और यहाँ अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान आंदोलन कहा गया, इसे ग्रामदान के से कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का जो नाम होता है उस नाम से भी जाना जाता है। यह प्रीलिम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जो रक्तहीन क्रांति है उसे कौन सा आंदोलन जो है उसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति जैसा कि हमें पता है कि जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में उससे संबंधित है। तो भारत में जो है वह ग्रामदान भूदान जो आंदोलन है उसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आगे हम देखते हैं कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का योगदान का जो अनुपात है 1991 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या के लिए रोजगार आजीविका साधन करता है। यह आंकड़ा अब वर्तमान में इसे अपडेट कर लीजिएगा, लगभग 42% के आसपास है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और गतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। यानी कि कृषि जो है, हमने पहले ही पढ़ चुका कि कृषि जो है वह अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करते हैं, यानी कि कच्चे माल उन्हें देता है। तो इसीलिए यदि कृषि के क्षेत्र में उनका उत्पादन कम होगा तो जाहिर सी बात है औद्योगिक क्षेत्र भी इससे प्रभावित होगा। कृषि के महत्व को समझाते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरकस प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र के लिए
में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। तो इस प्रकार जो इसका कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार में क्या योगदान है उसको हमने देखा। इसके अतिरिक्त जो तालिका नीचे दी गई है उसमें स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों में जीडीपी में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार और अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। यानी कि भारतीय किसानों को जो वैश्विक स्तर के कृषि है उससे उनका जो प्रतिस्पर्धा है वह लगातार बढ़ रही है। इस यहाँ पर हम इस तालिका में देख सकते हैं कि कृषि जो है वह 1980 से 91 का जो दशक था उसमें इसका जो जीडीपी दर में वृद्धि थी वो 3.6 थी, उद्योग 7.1 और सेवाएं 6.7। और इसके अगले दशक में यह 3.3, यह 6.5 और 8.2। इस प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत जो है वह एक सेवा क्षेत्र के रूप में आगे, यानी कि सेवा आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार बदल रहा है। और यह लगातार हम देखें कि उद्योगों की वृद्धि के साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी काफी तीव्र गति से विकास हुआ। हमारी सरकार कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडियों और यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी के निवेश को कम करती जा रही है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं और जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार लगातार जो कृषि क्षेत्र से संबंधित जो बजट में लगातार सरकार द्वारा कटौती की जा रही है, जिसके कारण जो कृषि में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वह हो नहीं पा रहे हैं और कृषि में जो प्रौद्योगिकी का समावेश है वह भी लगातार कम होता जा रहा है, जिसका जो नकारात्मक प्रभाव है वह कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जब अत्यधिक लाभदायक न होने के कारण किसान जो है वह भी कृषि में निवेश करने को तैयार नहीं है और जिस कारण कृषि के वृद्धि दर, यानी कि कृषि का जो वृद्धि दर है वह नकारात्मक रूप से बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त अब एक महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक जो है वह जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। तो देखते हैं खाद्य सुरक्षा। आप जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित है। वह खंड जो है वह खाद्य सुरक्षा से वंचित है। हमारे देश के कुछ प्रदेश विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। देश के सुदूर क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना होती है। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है, जिसके 2 घटक है। बफर स्टॉक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
जैसा कि आप जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। यानी कि जो सरकार होती है वह एफसीआई जो होती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से खाद्यान्न पदार्थों को जो है वह फसलों को वह किसानों से खरीद कर एकत्र करती है। बफर स्टॉक जो यहाँ पर दिया गया है, बफर स्टॉक के रूप में उसे एकत्र करती है और फिर उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से उसे उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा लोगों को वितरित कराया जाता है राशन कार्ड के माध्यम से। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना है। इससे निर्धन भोजन प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थ मूल्यों को निर्धारित करता है। यानी कि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य एमएसपी है वह भंडारण को उचित मात्रा में उसकी आपूर्ति बनाए रखने के लिए किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है, जिसके कारण किसान अत्यधिक मात्रा में सरकार को एफसीआई के माध्यम से अपनी फसलों को देते हैं, जो कि पीडीएस सिस्टम के माध्यम से उन लोगों को उपलब्ध कराई जाती है जो उचित मूल्य पर, जो बाजार मूल्य पर खाद्यान्न पदार्थों को खरीदने में सक्षम नहीं है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है, यानी कि एफसीआई, जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर सहायकी यानी कि सब्सिडी उपलब्ध कराती है। अब इन सहायकियों का बोझ उठाना असहनीय हो रहा है और इससे इन दुर्लभ निवेशों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हुआ है। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण से जो उनके अविवेकपूर्ण उपयोग से लवणता, जलक्रांतता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्याएं पैदा हो रही हैं। जिस प्रकार सरकार ने शुरुआत में अतार्किक तरीके से जो सब्सिडी है उसको देने की शुरुआत की, जिसका पर्याप्त मात्रा में दुरुपयोग हुआ और दुरुपयोग होने के कारण जो भूमि थी उसकी उर्वरता निरंतर घटती गई, क्योंकि सस्ते मूल्यों पर उर्वरक और पानी पाने के कारण जो किसान थे जो कि शिक्षित नहीं थे और उनका अंधाधुंध उपयोग किया, जिसके कारण मृदा की उर्वरता लगातार कम होती चली गई। ऊंचा न्यूनतम समर्थन मूल्य, निवेश में सहायकी सब्सिडी और एफसीआई द्वारा शर्तिया खरीद ने शस्य प्रतिरूप को बिगाड़ दिया। यानी कि जैसे जो सरकार होती है वह गेहूं चावल की फसलों पर ज़्यादा बल देती है, उनको खरीदने के लिए ज़्यादा तवज्जो देती है, जिसके कारण जो फसल प्रतिरूप है, क्रॉप पैटर्न है, वह बिगड़ गया और लोग जो है वह इन्हीं फसलों की ओर ज़्यादा आकर्षित हुए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलता है उसके लिए गेहूं और चावल की अधिक फसलें उगाई जा रही हैं। पंजाब और हरियाणा इसमें के अग्रणी उदाहरण है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बांट दिया गया, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन और एवं पॉवर्टी लाइन, बीपीएल और एपीएल। और प्रत्येक वर्ग के लिए कीमत अलग अलग है, परंतु यह वर्गीकरण पूर्ण नहीं है, क्योंकि इससे अनेक हकदार गरीब लोग बीपीएल वर्ग से बाहर हो गए हैं। कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से बीपीएल श्रेणी में आ जाते हैं।
और प्रशासकीय दृष्टि से ऐसे परिवर्तन को समायोजित करना कठिन है। यानी कि जो जैसे कि एक लाइन है, उसके ऊपर जो है वह एपीएल के हैं और इसके नीचे बीपीएल। जैसे ही एक वर्ष में कोई फसल का उत्पादन अगर घट गया, तो यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं वह तुरंत ही बीपीएल में आ जाएंगे। परंतु जो सरकार प्रशासकीय दृष्टि से यह इतना संभव नहीं हो पाता कि ये जो क्षेत्र थे इन्हें तुरंत ही बीपीएल में सम्मिलित कर लिया जाए। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके कारण जो ये लोग होते हैं इन्हें बीपीएल का जो लाभ होता है वह नहीं मिल पाता है, जिसके कारण यह एक अतार्किक जो सिस्टम है वह दिखाई पड़ता है। यदि सरकार उपयुक्त कृषि अवसंरचना ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराती है और नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देती है, तो प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाद्यान्नों के पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। केवल गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली खाद्य फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें वृद्धि की बेहतर संभावनाएं हैं। सिंचाई सुविधा और विद्युत उपलब्धता करवाने जैसे आवश्यक अवसंरचना को बढ़ावा देने से कृषि में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और अनाजों के व्यापार को बंधन से मुक्ति से भरी मात्रा में रोजगार पैदा होने और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी हटेगी। तो इस प्रकार कुछ तकनीकी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें निवेश के माध्यम से सरकार जो बिगड़े हुए क्रॉप पैटर्न है उसको चेंज कर सकती है और उन फसलों पर ज़्यादा जोर दे सकती है जो उस क्षेत्र में जिनका उत्पादन अत्यधिक होने की संभावना है, और इस माध्यम से वह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती है। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। भूमि के आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि उपयोगों और कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निवल क्षेत्र में कमी आई है। भूमि की उपलब्धता ने घटती प्रवृत्ति दर्शानी आरंभ कर दी है। यानी कि जैसे ही जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे हाउसिंग की जो आवश्यकता होती है वह भी बढ़ जाती है। शहरों का विकास हो रहा है, उनका विस्तार हो रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हाउसिंग सेक्टर जो है वह बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण जो फसल भूमि थी वह लगातार सिकुड़ती जा रही है। उर्वरक, कीटनाशक और कीड़नाशक जिन्होंने कभी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए थे वो अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। जल की कालिक कमी के कारण सिंचित क्षेत्रों में कमी आई है। असक्षम जल प्रबंधन से जलाक्रांतता और लवणता की समस्याएं खड़ी हो गई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में लगातार जो समस्या है वह बढ़ रही है, और यह समस्या पुराने कुछ लिए गए निर्णयों का ही परिणाम है जो कि अतार्किक रूप से लगातार लिए गए, जिनका कालिक रूप से तो उत्तम रिजल्ट निकला परंतु बाद में वही समस्या के विषय बन गए। इसका एक मुख्य कारण भूमि निम्नीकरण है। यानी कि क्या आप जानते हैं कि निरंतर 6 वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन विकास रुद्ध क्यों रहा है और उसमें कमी क्यों हो रही है। यानी कि जो कृषि उत्पादन है वह एक स्थिर मूल्य जो उसकी मात्रा है एक स्थिर बनी हुई है, या तो उसमें कुछ कमी ही देखी जा रही। तो इसका जो मुख्य कारण है वह भूमि निम्नीकरण यानी लैंड डिग्रेडेशन है। किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के कारण जल सघन फसल उगाने के लिए कुछ क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई के लिए अधिकाधिक भूमिगत जल को पंपों द्वारा निकालने का प्रोत्साहन मिला। कम वर्षा वाले
क्षेत्रों जैसे पंजाब में चावल, महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके उदाहरण है। इससे भूमिगत जलभृत में जल का भंडारण कम होता जा रहा है, यानी कि जो जल सघन कृषि है फसलें हैं उनके उत्पादन के प्रोत्साहन से लगातार भूमि के अंदर से जल निकाले जा रहे हैं पंपों के माध्यम से, और जल स्तर नीचे गिर रहा है, जिससे भूमि की जो गुणवत्ता है वह समाप्त हो रही है। परिणाम स्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए। इससे सीमांत और छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गए। बड़े किसानों को उनके गहरे नलकूपों से अभी भी पानी उपलब्ध है, परंतु बहुत से दूसरे किसान जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अपर्याप्त भंडारण सुविधा और बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते हैं। जैसा कि जानते हैं कि एमएसपी सरकार अवश्य ही लागू करते हैं, परंतु अधिकांश किसान जो होते हैं वह जो क्षेत्रीय स्तर के लोकल लेवल के जो बनिए होते हैं उनको अपनी फसल बोते हैं, और उसके उपलक्ष्य में उन्हें जो होता है वह उत्तम मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो लगातार जो मूल्य की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिनमें वह बड़े पैमाने पर अपनी फसलों को भंडारित कर सकें, और उन्हें जब फसल के दाम जो बढ़े और तब उनको बेच सके, तो ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार किसान उत्पादन और बाजार की अनियमितता से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उनको दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो उन्हें कृषि लागतों जैसे कि उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों इत्यादि के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं, और दूसरी ओर खरीद मूल्य बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद मूल्य कम मिलता है, परंतु उन्हें मजबूरी में अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। इसलिए छोटे किसानों की सुरक्षा बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। तो इस प्रकार प्रमुख मुद्दों को हमने देखा कि किस प्रकार सरकारी नीतियों के माध्यम से तथा गलत अतार्किक लिए गए निर्णयों के माध्यम से लगातार कृषि क्षेत्र को हानि पहुंच रही है, और छोटे तथा सीमांत जो किसान है वह कृषि क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण मुद्दा हम देख लेते हैं, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है। इसको हम देख लेते हैं कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यह स्थिति मौजूद थी। वैश्वीकरण का माध्यम है कि विश्व का जो ये ग्लोब है, जिसके समस्त जो देश हैं वह आपस में मिल जाए, यानी कि व्यापार के क्षेत्र में उनमें कोई ऐसे प्रतिबंध मौजूद ना रहे जिससे एक देश दूसरे देश से व्यापार ना कर सके। उसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय जो मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए, और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में होने वाली जो पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा हुआ होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के
विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि की अत्यधिक सहायकी दी जाती है, यानी कि सब्सिडी दी जाती है। तो इस प्रकार वैश्वीकरण के माध्यम से जो देश की अर्थव्यवस्था है वह विश्व के प्रमुख देशों से जुड़ गई, जिसके कारण कई समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधार पर जोर देना होगा। हरित क्रांति में लंबा चौड़ा वायदा किया गया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलभृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों की नई किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है, यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसके माध्यम से फसलों में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं जो उस स्थान के लिए उसे अनुकूल बना दिया जाता है और एक अवांछित गुण को प्राप्त किया जाता है। क्या आप भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त जीन संशोधित यानी जो जीएम क्रॉप होते हैं का नाम बता सकते हैं, जिसमें बीटी कपास आती है, बीटी बैगन, बीटी सरसों इत्यादि भारत में जो है वह देखी जा सकती हैं, परंतु इसमें से जो अधिकांश है वह प्रतिबंधित है। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कृषि होती है उसका प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों से निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार में जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसान का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगाई जानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण की में कमी आएगी। फलों, औषधियों, पौधों, बायोडीजल फसलों, फूलों, सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भारतीय कृषि है वह लगातार कई समस्याओं से गुजर रही है, जिसे सस्यावर्तन यानी कि जो फसल है उसमें परिवर्तन, उसके क्रॉप में पैटर्न में परिवर्तन लाकर उस समस्या को दूर किया जा सकता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय किसानों को जो है वह जो वाणिज्यिक फसलें हैं उनके उत्पादन पर अत्यधिक जोर देना चाहिए, जिससे उनकी आय इत्यादि में वृद्धि हो सके और इनकी स्थिति में सुधार हो सके। तो इस प्रकार हमारा आज का जो यह चैप्टर है, चौथा चैप्टर, यही समाप्त होता है। इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।